चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, बिल्कुल एक भी सेकंड की वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, सारी चीज़ें याद करवाने की और समझाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, मेरी रिक्वेस्ट पे बस आप ये दो चीज़ें बताने जाऊंगा, बस ये चीज़ें याद रख लेना, बाकी आपका चैप्टर पूरा अपने आप खुल के आपके सामने याद आ जाएगा। देखो, जहां भी इस चैप्टर में हम मेल पार्ट का यूज़ करेंगे वहां पे वर्ड यूज़ करेंगे माइक्रो, जहां फीमेल की बात करेंगे वहां वर्ड यूज़ करेंगे मीगा। ये वैसे पूरी बायोलॉजी में ही अपना चलता है, बट यहाँ पे आप ये ध्यान रखो, जहां भी मेल की बात कर रहे हैं माइक्रो, फीमेल की बात कर रहे हैं मीगा। ये इस चैप्टर की सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। अगर ये अपनी कंफ्यूजन मिट जाती है तो ऑटोमेटिकली चैप्टर अपनी जेब में। ठीक है, आपको बस यहाँ पे ये देखना है। ठीक है, याद भी नहीं करना है, याद कराने की मेरी गारंटी है, मैं आगे जाके सब कुछ याद करा दूंगा, बस इसको देखते रहो, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर बस ध्यान रखो। ठीक है, देखो, हमारे पास होगा स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर होगा स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू में होंगी स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस, और मियोसिस के रिजल्ट से बनेंगे स्पोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम याद करते रहते हैं कि डिप्लॉइड क्या है, हैप्लॉइड क्या है, डिप्लॉइड क्या है, हैप्लॉइड क्या है। सिंपल सी बात है, जहाँ पे मियोसिस हुई, देखो मियोसिस के रिजल्ट से क्या बनती है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनती है। देखो, मियोसिस का मतलब क्या है, डिप्लॉइड से चीजें हैप्लॉइड बन जाएंगी। तो सिंपल सी बात है यार, जहां पे मियोसिस हुई उसके नीचे की सारी स्ट्रक्चर कैसी है, हैप्लॉइड है, उसके ऊपर डिप्लॉइड है। कुछ भी याद नहीं करना, फिर से मैं बोल रहा हूं, याद मत करो, आगे जाके सारी चीजें अपनी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी, है ना। तो ये अपना फ्लो चलेगा। अब देखो, जब हम मेल की बात कर रहे होंगे तो स्पोरेंजियम हो जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम, फीमेल में हो जाएगा मीगास्पोरेंजियम। ठीक है, और स्पोर मदर सेल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और मीगा में क्या हो जाएंगी, मीगा स्पोर मदर सेल। सिंपल सी बात है। स्पोर्स की बात करेंगे तो मेल में क्या कर देंगे, माइक्रोस्पोर, फीमेल में कर देंगे मीगा स्पोर। ये मैं कॉमन सेंस की बात आपको बता रहा था। अपना चैप्टर अब इस पोर्शन से आगे स्टार्ट होने जा रहा है। अब मैं जो बोलूंगा उसको बिना स्किप किए बिल्कुल ध्यान से सुनना है, एक एक बार। ठीक है, समझाने की और याद कराने की गारंटी मेरी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास एक फ्लावर है, अब किसी भी फ्लावर के अंदर 4 वर्ल प्रेजेंट होते हैं, 4 वर्ल प्रेजेंट होते हैं। कौन से 4 होते हैं, एक होता है कैलाइक्स, एक कोरोला, एक एंड्रोशियम, एक गाइनोशियम। ठीक है, ये फ्लावर के 4 वर्ल हैं, कैलाइक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम कैसे हैं, रिप्रोडक्टिव वर्ल हैं, और कैलाइक्स एंड कोरोला कैसे हैं, एक्सेसरी वर्ल हैं। ठीक है, हमारा इस चैप्टर में कैलाइक्स और कोरोला से कोई भी मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि इनको हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो हम सिर्फ रिप्रोडक्टिव वाले पढ़ेंगे, यानी एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अब ये तो नाम से ही कवर हो रहा है कि एंड्रोशियम यानी मेल वाला पार्ट है, और गाइनोशियम, गाइनी मतलब यानी फीमेल वाला पार्ट है। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ मेल वाला पार्ट कवर करेंगे, नेक्स्ट में हम फीमेल वाला। ठीक है, अब इनको ऐसे समझो, मेड ऑफ किससे मिलके बने। देखो, इनसे तो अपना मतलब नहीं है, इनको देखते हैं इस चैप्टर में। अब देखो, कौन किससे मिलके बना है, इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं। देखो, मान लो ये पूरा क्या है, एंड्रोशियम है, ये पूरा क्या है, एंड्रोशियम है, और ये किससे मिलके बना है, ये बहुत सारे स्टेमन से मिलके बना है। तो एंड्रोशियम इज मेड ऑफ स्टेमन्स। और दूसरी बात कर लेंगे, गाइनोशियम की करो तो मान लो ये गाइनोशियम है, तो ये बहुत सारे किससे मिलके बना है, कार्पल से मिलके बना है। ठीक है, तो एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी कि जो एंड्रोशियम वर्ल है वो किससे मिलके बना है, स्टेमन से मिलके बना है, और गाइनोशियम जो वर्ल है वो किससे मिलके बना है, वो कार्पल से मिलके बना है। इतनी बातें यहां पे क्लियर है। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब देखो, हम एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं ना, एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं, और ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एंड्रोशियम इज मेड ऑफ स्टेमन, है ना। किससे मिलके बना है, मेड अप ऑफ स्टेमन्स, स्टेमन से मिलके बना है। तो यहां भी वही बात मैं बोल रहा हूं कि एंड्रोशियम किससे मिलके बना है, स्टेमन से मिलके बना है, बहुत सारे स्टेमन से। ठीक है, और अगर एक स्टेमन की बात करें, तो वो किससे मिलके बना है, एंथर प्लस फिलामेंट से मिलके बना है। ठीक है, एक स्टेमन की बात करें तो
वो एंथर प्लस फिलामेंट से मिलके बना है। ठीक है, इसको अब हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, देखो ये अपने पास पूरा क्या है, स्टेमन है। ये अपने पास पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, स्टेमन है। और स्टेमन किससे मिलके बना है, एंथर प्लस फिलामेंट। तो ये जो ऊपर अपना पार्ट आ गया, ये आ गया एंथर, और ये लंबी सी डंडी है, ये हो जाएगा फिलामेंट। ये पूरा है स्टेमन और ये हो जाएगा एंथर जो ऊपर लगा हुआ है, और ये लंबी सी डंडी क्या हो जाएगी, फिलामेंट। नाम से ही पता लग रहा है एक फिलामेंट जैसा है। ठीक है, ये क्लियर बात इतनी अपने को समझ आती है। ठीक है, अब देखो एंथर के बारे में, एंथर के बारे में हमें तीन चीजें यहां पे दिक्कत देंगी। कौन सी कौन सी आपको बार बार पढ़ने को मिलेगा, बायलोब्ड, डायथिकस, टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, एंथर के बारे में ये तीन चीजें, ये तीन वर्ड हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, बायलोब्ड, डायथिकस, टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, अब हम एंथर को देखने जा रहे हैं, एंथर को देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये अपना एंथर है। एक तरीके से यहां से इसको ऐसे ट्रांसफर सेक्शन ले लिया और ऐसे ऊपर से देख रहे हैं। तो ये देखो, ये स्ट्रक्चर अगर हमने देखी तो ये एक तरीके से बायलोब्ड है ना। मान लो कि ये एक लोब हो गया, ये पूरा एक लोब है इसका, और ये इसका दूसरा लोब है। ठीक है, ये एक लोब, ये इसका दूसरा लोब। तो इसीलिए हमने इसको बोला बायलोब्ड। बायलोब्ड, एंथर के अंदर दो लोब होते हैं, इसीलिए बोला बायलोब्ड। अब दूसरी बात क्या है, डायथिकस। डायथिकस ये क्या बोलना चाह रहा है कि मान लो ये एक लोब है, ये एक लोब है, तो एक लोब के अंदर दो थिक्का प्रेजेंट है। एक तरीके से एक लोब के अंदर दो थिक्का, थिक्का मतलब होता है एक तरीके से थैली लिफाफा, है ना। एक लोब के अंदर दो थिक्का प्रेजेंट है, इसीलिए बोला डायथिकस। दो थिक्का मतलब डायथिकस। ठीक है, अब ये है टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा मतलब क्या होता है, चार। टेट्रा मतलब क्या होता है, चार। ठीक है, तो मैं इसको समझाता हूं। देखो, हर एक थिक्का के अंदर एक स्पोरेंजियम प्रेजेंट है। हर एक थिक्का के अंदर एक स्पोरेंजियम प्रेजेंट है। तो टोटल थिक्का कितने हो जाएंगे, देखो एक लोब के अंदर दो थिक्का, तो दो लोब के अंदर चार थिक्का, तो चार थिक्का में होंगे चार स्पोरेंजियम, तो हो जाएगा टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, इसको बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने इसका इतना मस्त फ्लो चार्ट बनाया कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। देखो, एक एंथर के अंदर होते हैं दो लोब, यानी बायलोब्ड कंडीशन, बिल्कुल क्लियर है। अब हर लोब के अंदर है दो थिक्का, हर लोब के अंदर है दो थिक्का, यानी डायथिकस। एक लोब के अंदर दो थिक्का, डायथिकस कंडीशन, बिल्कुल क्लियर। अब हर एक थिक्का के अंदर है एक स्पोरेंजियम। अब मेल की पार्ट करेंगे, मैंने बताया आपको मेल की जब भी बात करेंगे तो माइक्रो वर्ड यूज होगा, फीमेल की बात करेंगे तो मीगा वर्ड यूज होगा। तो माइक्रोस्पोरेंजियम, 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 है ना। कितने हो गए, चार माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया, यानी टेट्रा। टेट्रा मतलब चार स्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। एक एंथर के अंदर दो लोब, हर लोब के अंदर दो थिक्का, और हर थिक्का के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजियम। तो एक एंथर के अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजियम तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम तक हम पहुंच चुके हैं। और ये कुछ कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ये ऐसा दिखेगा, है ना। फिर से मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। देखो, ये तो हो गए, मान लो मैं यहां से इसको बीच में से ऐसे डिवाइड कर दूं तो दो तो हो गए लोब, है ना। मान लो ऐसे मैं डिवाइड कर दूं तो दो हो गए लोब, एक ये लोब, एक ये लोब, और हर एक लोब के अंदर दो थिक्का, है ना। मान लो ये एक थिक्का और ये दूसरी थिक्का, ये एक थिक्का, ये दूसरी थिक्का, बिल्कुल क्लियर है। और हर एक थिक्का के अंदर ये मान लो ये क्या है, अपना माइक्रोस्पोरेंजियम, 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 माइक्रोस्पोरेंजियम। तो टोटल माइक्रोस्पोरेंजियम कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार। बिल्कुल सारी बातें क्लियर हो रही है। ठीक है, अब इसी डायग्राम पे आप एक बात पे फोकस करो कि हर माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर क्या है, लेयर्स दिखाई दे रही हैं, लेयर्स दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहां पे लेयर्स की बात की गई है कि हर माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर चार लेयर प्रेजेंट होती है, 4 लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपिटम, है ना। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपिटम। और ये कैसी होती है वो तो नाम से ही पता लग रहा है कि एपिडर्मिस मतलब सबसे बाहर होगी, एक तरीके से ये सबसे बाहर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर सबसे अंदर। ठीक है, अब एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ये तीन लेयर है ना, आउटर 3 लेयर, कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर, ये का इसका फंक्शन क्या होगा, ये प्रोटेक्शन में काम आएंगी, ये क्या करेंगी, प्रोटेक्शन करेंगी। और जो टेपिटम है वो बहुत खास तरीके से आपको याद रखनी है ना। इन तीन का सेम फंक्शन है, बिल्कुल क्या है, प्रोटेक्शन। बट टेपिटम का फंक्शन क्या है, जो अंदर इसके जो भी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे उनको नरिशमेंट एक तरीके
से खाना प्रोवाइड कराना, नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि 4 लेयर होती हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की। कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम। तो जो आउटर 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये जो 3 लेयर हैं इनका फंक्शन है प्रोटेक्शन और टेपिटम का फंक्शन है नरिशमेंट। नरिशमेंट देना किसको? डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, जो किसके अंदर बनेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे। ठीक है, अब टेपिटम के बारे में एक 20 स्टार लगा लेना। टेपिटम के बारे में एक बात पे 20 स्टार लगा के याद रख लेना कि जो टेपिटम की लेयर है, जो टेपिटम लेयर है, उसकी जो सेल्स हैं उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा और उनका मोर देन 1 न्यूक्लियस उनमें प्रेजेंट होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो टेपिटम है उसकी एक बात पे हम 20 स्टार लगा लेंगे कि जो टेपिटम की सेल्स हैं उनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और उनमें मोर देन 1 न्यूक्लियस। इस पे 5 स्टार लगा लेना, 20 स्टार, 30 स्टार, 50 स्टार। मोर देन 1 न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है टेपिटम की सेल्स में। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब देखो, अब एक बात याद करो कि हम माइक्रोस्पोरेंजियम तक अपनी कहानी में पहुंच चुके थे। हम अपनी कहानी में माइक्रोस्पोरेंजियम तक पहुंच चुके थे। अब आगे का प्रसारण होने जा रहा है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम से आगे की बात कर रहा हूं। हमें देखो फाइनली चाहिए क्या? हमें पोलन ग्रेन्स चाहिए। हमें क्या चाहिए? पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो इस स्टोरी में हम बात करेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजियम से पोलन ग्रेन्स कैसे मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्लो को पकड़ना, जैसे मैं बता रहा हूं इस फ्लो को पकड़ना। ये फ्लो आपको बहुत काम आएगा, हर जगह काम आएगा ना, फीमेल वाले पोर्शन में भी काम आएगा। ठीक है, देखो हम माइक्रोस्पोरेंजियम तक पहुंच चुके थे, बिल्कुल सही बात है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है स्पोरोजिनस टिश्यू और स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर कौन सी सेल्स होती है? इसमें कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हम मेल वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं तो हम माइक्रो लगा देंगे हर चीज के आगे, और फीमेल पढ़ेंगे तो इसके आगे क्या लगा देंगे? मीगा लगा देंगे, है ना। तो मेल वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में हमेशा क्या होती है? मियोसिस होती है ना। मदर सेल में क्या होती है? हमेशा मियोसिस होती है। तो हमें पता है मियोसिस के रिजल्ट से एक सेल से कितनी सेल बन जाएंगी? फाइनली 4 सेल बन जाएंगी। 4 मतलब टेट्राड, टेट्रा मतलब 4, है ना। तो ये क्या बन गया? माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। माइक्रोस्पोर क्यों? क्योंकि हम मेल पार्ट पढ़ रहे हैं इसलिए हम हर चीज के आगे माइक्रो लगाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, टेट्राड कैसे बना? क्योंकि मियोसिस हुई। मियोसिस से क्या होता है? एक सेल से 4 सेल बनती हैं, है ना। तो इसलिए टेट्राड बन चुके हैं, है ना। इसको मैं एक एग्जांपल आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझा देता हूं। देखो ये हमारे पास बन चुका है टेट्राड, है ना। ये हमारे पास बन चुका है टेट्राड। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड में क्या है? 4 सेल एक तरीके से चिपकी हुई है। तो ये 4 सेल अगर एक दूसरे से अलग अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, तो इनको हम बोल देंगे क्या? पोलन ग्रेन्स बोल देंगे। इनको हम बोल देंगे पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन ही क्या है? मेल गेमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे हम लगा लेंगे 50 स्टार, 70 स्टार, 100 स्टार लगा लेंगे इस बात पे कि पोलन ग्रेन ही मेल गेमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। मेल गेमीटोफाइट का मतलब है ऐसा पार्ट जो मेल गेमीट्स को जन्म देगा, जो मेल गेमीट्स बनाएगा, है ना। अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? मेल गेमीट चाहिए, फीमेल गेमीट चाहिए। तो हमें पता लग गया कि मेल गेमीट कहां से आते हैं। ठीक है, अब एक कॉमन सेंस की बात मैं आपको यहां पे कवर कर दूं। आप क्या है याद करते रहते हो कौन सा डिप्लॉइड है, कौन सा हैप्लॉइड है, कौन सा डिप्लॉइड है, कौन सा हैप्लॉइड है, कुछ भी याद नहीं करना, सिंपल सी बात है। देखो मियोसिस से ऊपर जो भी स्ट्रक्चर है, देखो मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में क्या होता है? डिप्लॉइड से चीज़ें क्या है? हैप्लॉइड बन जाती हैं। तो मियोसिस से ऊपर जो भी चीज़ें हैं सारी कैसी होंगी? डिप्लॉइड होगी। और जहाँ पे मियोसिस हुई उसके नीचे ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हैप्लॉइड हो जाएंगी। कुछ भी याद नहीं करना क्या हैप्लॉइड है क्या डिप्लॉइड है, सिंपल सी बात है। ठीक है, मियोसिस से ऊपर डिप्लॉइड, नीचे सारी हो जाएंगी हैप्लॉइड। ठीक है, तो मेल गेमीटोफाइट हमारे पास तैयार है, जिसको हम बोल रहे हैं पोलन ग्रेन बोल रहे हैं। अब पोलन ग्रेन ही क्या बनाएगा? आगे जाके मेल गेमीट बनाएगा, जो फीमेल गेमीट के साथ फ्यूज होके क्या है? फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फिर आगे की चीजें अपनी चलेंगी।
अब देखो हम पोलन ग्रेन तक पहुंच चुके हैं। हम कहां तक पहुंच चुके हैं? पोलन ग्रेन तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस एक पोलन ग्रेन को, है ना, ये हमारे पास पोलन ग्रेन्स बन चुके थे। अब हम इस एक पोलन ग्रेन को उठा के देख लेते हैं कि ये कैसा कैसा होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसमें क्या क्या होता है, आगे कैसे कैसे होगा, ठीक है। हम एक पोलन ग्रेन को उठा के देख रहे हैं, लेते हैं। देखो पोलन ग्रेन के बाहर दो टाइप की लेयर होती हैं, दो, एक तो आउटर लेयर होगी, एक इनर लेयर होगी। तो आउटर लेयर को बोलेंगे एक्साइन, इनर लेयर को बोलेंगे एंटाइन। जो आउटर लेयर यानी एक्साइन होती है वो किससे मिलके बनी होती है? वो किससे बनी है? स्पोरोपोलिनिन से बनी है, स्पोरोपोलिनिन। अब स्पोरोपोलिनिन के बारे में याद रखना कि ये बहुत रेजिस्टेंट, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है, मतलब इस पर कुछ भी असर नहीं करता, ना एंजाइम इस पर असर करते हैं, ना माइक्रोबियल एक्टिविटी, है ना, टेम्परेचर को भी ये झेल सकते हैं, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो एक होता है जर्म पोर, सिंपल सी बात है। देखो आउटर लेयर है, आउटर लेयर है पोलन ग्रेन की एक्साइन। अब ये एक्साइन जहां पे एब्सेंट होगी, तो जहां पे एक्साइन एब्सेंट होगी वहां पे स्पोरोपोलिनिन भी एब्सेंट होगा, तो उसी पोर को बोलते हैं जर्म पोर, है ना, जहां पे एक्साइन एब्सेंट होगी अपने, ठीक है। नेक्स्ट है इनर लेयर। इनर लेयर कैसी होती है? थिन होती है, कंटिन्यूस होती है। कंटिन्यूस मतलब इसमें पोर प्रेजेंट नहीं है, मतलब एब्सेंट नहीं है। थिन है क्योंकि ये हार्ड स्ट्रक्चर थी, ठीक है, ये थोड़ी थिन होती है। किससे मिलकर बनी है? सेलुलोज एंड पेक्टिन से ये मिलकर बनी है। अब देखो हम अपनी स्ट्रक्चर देख चुके हैं पोलन ग्रेन की, कि पोलन ग्रेन के बाहर कैसे कैसे लेयर होती है, एक्साइन, एंटाइन, वो सब देख चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पोलन ग्रेन है ना, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। अब पोलन ग्रेन जैसे जैसे आगे डेवलप होगा, पोलन ग्रेन जैसे जैसे आगे डेवलप होगा तो ये डिवाइड कर जाएगा, तो ये डिवाइड कर जाएगा, मतलब यहाँ पे एक सेल थी, अब डिवीजन के बाद ये दो सेल इसमें बन जाएंगी, है ना, डिवीजन के बाद इसमें दो सेल बन जाएंगी। अब मैंने क्या बात की कि पोलन ग्रेन में दो सेल बन जाएंगी, पोलन ग्रेन में दो सेल बन जाएंगी, और साफ साफ देखने से ही पता लग रहा है कि एक सेल बड़ी है, एक सेल छोटी है, एक सेल बड़ी है, एक सेल छोटी, ठीक है। अब कौन सी दो सेल बनेंगी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक बन जाएगी वेजिटेटिव सेल, एक बन जाएगी जनरेटिव सेल। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम कॉमन सेंस यूज करेंगे। देखो नाम से ही थोड़ा सा आइडिया लग रहा है, जनरेटिव सेल मतलब ये आगे जाके कुछ जनरेट करेगी, जनरेटिव सेल मतलब ये आगे जाके कुछ जनरेट करेगी, ठीक है। अब जनरेट क्या करेगी? एक तरीके से बोल सकते हैं मेल गैमीट्स को जनरेट करेगी। और एक यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करें तो जनरेटिव सेल आगे जाके मेल गैमीट्स को जनरेट करेगी, मतलब ये क्या है, जनरेटिव जो सेल है ये सेक्सुअल पोर्शन में काम आ रही है। और जो वेजिटेटिव सेल है वो नाम से ही पता लग रहा है एक तरीके से सोमैटिक पोर्शन है ना, खाना पीना इसको प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। अब देखो इसमें खाना पीना रिजर्व होगा तो इसका साइज भी बड़ा होगा, सिंपल सी बात है ना। तो इसी के बेस पे हम इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जो जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है एक एक कॉपी पेस्ट करूंगा। साइज में बिगर है ना, ये वेजिटेटिव सेल है, ये जनरेटिव है। साइज में बड़ी है वेजिटेटिव सेल, है ना, क्योंकि इसमें खाना रिजर्व होना है, फूड इसमें रिजर्व होना है, इसलिए साइज में बड़ी है। ये स्मॉलर है ना। अब ये स्मॉलर है, ये स्मॉलर है, जनरेटिव सेल छोटी सी है, तो ये एक तरीके से वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेगी, है ना, इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेगी क्योंकि छोटी सी, इतनी सी बात है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट याद रखना है जो भूल सकता है कि इसका न्यूक्लियस जो होता है वो इर्रेगुलरली शेप होता है, बड़ा न्यूक्लियस होता है, लार्ज होता है और इर्रेगुलर शेप होता है, ये पॉइंट आपको भूल सकता है। और इसमें क्या है, स्पिंडल शेप, जनरेटिव सेल की शेप कैसी है, स्पिंडल शेप है। साइटोप्लाज्म कैसा है, डेंस है, और इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। वैसे कॉमन सी चीजें, स्पिंडल शेप है, डेंस साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये प्रॉपर्टी एनसीईआरटी पूरी अपनी कॉपी पेस्ट हो चुकी है। अब देखो अभी तक हम बात कर चुके हैं कि पोलन ग्रेन दो सेल्स में डिवाइड हो चुका है, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल, ठीक है। अब क्या है, इस पोलन ग्रेन को एक तरीके से झड़ना है, एक तरीके से झड़ना है, और किससे मिलने जाना है ना, फीमेल गमीट के साथ इसको डेट पे भी जाना है ना, तो वहां पे इसको पहुंचना है एक तरीके से, अपने जहां पे जिस भी ये फ्लावर पे है वहां से शेड हो जाएगा, वहां से शेड हो जाएगा, झड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक मजेदार बात आती है, यहाँ पे एक मजेदार बात आती है कि हम यहाँ तक तो कर चुके थे कि दो सेल में ये डिवाइड हो चुका है, तो या तो ये इस दो सेल की स्टेज पे शेड होगा, है ना, टू सेल्ड स्टेज पे ये शेड हो जाएगा, या एक ऑप्शन क्या होता है कि जो ये जनरेटिव सेल है ना, ये जनरेटिव सेल ये पहले ही किस में डिवाइड हो जाती है, दो मेल गैमीट में डिवाइड हो जाती है। जो जनरेटिव सेल है वो दो मेल गैमीट्स में डिवाइड हो जाती है, तो सेल कितनी हो जाएंगी, टोटल 3 सेल हो जाएंगी। देखो मैं फिर से इसको समझाता हूं, दो सेल तो हम ऑलरेडी कर
कर चुके थे, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव, है ना। या तो इस स्टेज पे ये क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, या क्या होगा, जो ये जनरेटिव सेल थी ये फर्दर 2 में डिवाइड हो जाएंगी। तो टोटल सेल कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। कैसे, एक तो वेजिटेटिव और 2 में ये डिवाइड हो जाएगा, 2 मेल गैमेट होगी, टोटल 3 सेल में, ठीक है। तो यहाँ पे एक एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि 60% एंजियोस्पर्म में क्या है, 2 सेल्ड स्टेज पे ये शेड हो जाता है ना, और 40% में 3 सेल वाली स्टेज में ये शेड होता है। अब इसको याद कैसे करें, भूल जाएगा आपको ये, याद कैसे करें, तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर दो। देखो 60 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा, 120, और 40 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा, 120। तो आंसर 120 यानी इक्वल आंसर आना, यहाँ भी 120 आंसर आना चाहिए, यहाँ भी 120 आंसर आना चाहिए। ये है इसको याद रखने की ट्रिक, है ना। अब देखो, अब अपना समझने वाला काम पूरा खत्म हो चुका है, अब सिर्फ बचता है क्या, एक तरीके से याद करने वाला पोर्शन, उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है पूरा एनसीईआरटी को निचोड़ दे। पोलन ग्रेन की वायबिलिटी की बात की गई है कि पोलन ग्रेन कितना वायबल हो सकता है, तो ये भी अलग अलग प्लांट्स में डिफर करता है। जैसे राइस एंड व्हीट में 30 मिनट तक हो सकता है, और रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी इन फैमिली का कई महीनों तक वायबल हो सकता है। हाँ, ये पहली याद करने वाली बात। दूसरी याद करने वाली बात है कि कुछ स्पीशी के पोलन ग्रेन जो होते हैं, है ना, कुछ स्पीशीज के जो पोलन ग्रेन होते हैं वो एलर्जी कोज कर सकते हैं, वो एलर्जी कोज कर सकते हैं, या ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, एक तरीके से बोल सकते हैं ना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी वो कर सकते हैं, एलर्जी। ये दूसरी याद करने, ये तो कॉमन सेंस की बात है, हो ही जाएगी, ठीक है। और क्या याद करने वाली बात है, देखो यहाँ पे क्या है, देखो पोलन ग्रेन्स, कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होते हैं, है ना, बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट की तरह वो यूज होते हैं, इसीलिए वो फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज होते हैं। एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो बोल सकते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला काम है, कि बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट की तरह यूज होते हैं, है ना। इसीलिए वो वेस्टर्न कंट्री में क्या है, पोलन प्रोडक्ट भी ऐसे दुकानों पे बिकते हैं, मतलब केमिस्ट शॉप पे आप कहीं भी बोल लो, टैबलेट्स और सिरप की फॉर्म में भी, क्योंकि उनमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट है, इसीलिए वो दुकानों पे बिक रहे हैं, लोग उनको खरीद रहे हैं फूड सप्लीमेंट की तरह, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, इसमें भी कुछ याद नहीं करना था, कॉमन सेंस की जनरल नॉलेज की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी याद करने वाली बात आएगी पोलन एनर्जी के रिलेटेड। देखो पार्थेनियम होता है ना, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास आपने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो देखा सबने होगा, नाम अगर ना पता हो तो गूगल पे भर के देख लेना, कैरेट ग्रास या पार्थेनियम क्या होता है, आपने देखा होगा। छोटी छोटी ऐसे बोलते थे ना बचपन में, छोटी छोटी गोभी लगी होती है, तो वो होता है पार्थेनियम और कैरेट ग्रास। सबसे पहले एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये इंडिया में आया कैसे, है ना, सबसे पहले बताया कि इंडिया में आया कैसे। तो क्या है, हम बाहर से किसी देश से क्या है, व्हीट यानी गेहूं को इंपोर्ट कर रहे थे, तो गेहूं को जब हमने इंपोर्ट किया तो उसके साथ एक तरीके से कंटेमिनेशन की तरह ये भी आ गया, है ना। और इसने गड़बड़ी क्या करी, इसकी गड़बड़ क्या है कि इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एलर्जी कोज करते हैं, ठीक है। याद रखने लायक बात क्या है, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास के जो पोलन ग्रेन है वो एलर्जी कोज करते हैं, पहली बात। दूसरी याद रखने लायक बात क्या है कि ये आया कैसे था इंडिया में, इंपोर्टेड व्हीट के साथ एक तरीके से कंटेमिनेशन हो गई इसकी, है ना, कंटेमिनेंट के जैसे ये इंडिया में आया था, ठीक है। अब देखो मैंने एक बात बोली थी कि पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें, तो इसलिए वो एथलीट्स भी इनको यूज करते हैं। और जो रेसिंग हॉर्स होते हैं ना, रेस वाले घोड़े, उनके लिए भी ये यूज होता है ना, एक तरीके से अच्छे न्यूट्रिएंट हैं, तो एथलीट्स और रेसिंग हॉर्स उनको यूज करते हैं, ठीक है। अब लास्ट याद करने वाली बात है, ये सबको पता ही होता है वैसे तो, पोलन ग्रेन को स्टोर किया जा सकता है सालों तक इनको स्टोर किया जा सकता है, कहाँ, लिक्विड नाइट्रोजन में। और लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस, सबको याद होना चाहिए। पोलन ग्रेन्स को सालों तक स्टोर किया जा सकता है किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और क्यों स्टोर करते हैं, सीधी सी बात है, पोलन बैंक्स हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि मान लो हमें कोई पोलन ग्रेन 25 साल बाद यूज करना है, तो यहाँ पे हम पोलन बैंक्स बना लेंगे एक तरीके से, मतलब कभी भी हम उनको यूज कर सकते हैं। तो ये अपना मेल वाला पार्ट इस वीडियो में खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे गाइनोइशियम यानी फीमेल वाला पार्ट। थैंक यू।